देखिए तो हम आपको पढ़ा रहे थे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। कई वो लिखाए थे? हाँ, जहाँ बताए थे कि एच नियतांक है जिसका मान उतना होता है ना। हाँ, तो चलिए देखिए सुनिए, जहाँ से लिखाए थे ना वहीं से लिखिएगा, जैसे उसी में तीसरे नंबर में, ठीक ना बालक? तीसरा नंबर में ई बराबर, जैसे हम फॉर्मूला निकाल दिए था आपको एच इंटू। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे एच अनु के मान देखिए हम रख दे रहे हैं यहाँ से सी बटा लैम्डा, सी बटा। आपको एक सर ई कहाँ से आया? तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि सी बराबर होता है लैम्डा इंटू, होता है कि नहीं? तो देखिए तो इसे न्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? सी बटा आएगा ना। तो देखिए तो न्यू की जगह क्या रख दीजिए, ये फार्मूला हो जाता है इसका एच सी अब बटा में ई। क्वेश्चन में जानते हैं कहाँ पूछता है? 12 क्लास के फिजिक्स में पूछता है, जबकि हम लोग कहाँ पढ़ लिए? केमिस्ट्री में। जैसे क्वेश्चन आता है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन का ऊर्जा कितना होगा, तो हम लोग तो फोटोन की ऊर्जा जानते हैं ई बराबर एच न्यू, तो सबकी याद है। लेकिन गड़बड़ाता है कौन में? तो यही ऑप्शन में रहता है कि ई बराबर ए सी बटा लैम्डा। कैसे कि सी तक कांस्टेंट है जेकर मान फिक्स है 3 × 10⁻⁸ है, एच भी कांस्टेंट है, तो इसमें बदले वाला कौन है? लैम्डा। तो चलिए लिखिए उसका जल्दी से, यहाँ से बोले तो है कि तीसरा में उतारिए, तीसरे में है। वहीं बैठिए लेकिन पढ़िए, हल्ला मत। हो गया? अब देखिए इनका क्या कहना था प्लैंक का कि जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है तो लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है, वो पॉकेट के रूप में होता है। अब प्रत्येक पॉकेट को क्वांटा कहते हैं और उसमें उपस्थित प्रत्येक कण को। आज जब क्वांटम प्रकाश के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब देखिए चौथा है ना कि जैसे मान लीजिए कि जैसे एगो पॉकेट है, एक में कई गो फोटोन है, हमें तो नहीं मालूम है कि इसमें कई गो फोटोन, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर n गो फोटोन है। काफी एगो पॉकेट में एगो तो होगा नहीं, अब एगो पॉकेट होगा में एक से अधिक क्वांटम होगा, ठीक ना। तो जब भी विकिरण का उत्सर्जन होता है ना तो उसका जो एनर्जी होता है तो क्वांटम का उत्सर्जन पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, मतलब वो संख्या के रूप में। जैसे मान लीजिए कि में 10 गो यदि क्वांटम होगा तो उसका एनर्जी होगा 10 × एच न्यू, होगा कि नहीं? अब मान लीजिए कि n को एक में क्वांटम होगा तो उसका एनर्जी n एच न्यू न होगा। तो वही लिखना है अगला चौथा नंबर, लिखिए तो कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, कोई भी वस्तु, हाँ चौथा, कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के ऊर्जा के, कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के ऊर्जा के, क्वांटम के ऊर्जा के पूर्णांक गुणज के रूप में करती है, पूर्णांक गुणज के रूप में करती है। करती है अर्थात उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा E बराबर n इंटू
एच नू जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 जो भी लिखना लिख दीजिए होता है। कहने का मतलब है कि पॉकेट में या तो एगो क्वांटम होगा, चाहे 2 गो होगा, चाहे 3 गो होगा, चाहे 4 गो, 1.5 गो क्वांटम होगा, ऐसे हो सकता है। और एक होगा, चाहे 2 गो होगा, चाहे 3 गो, चाहे 4 गो, चाहे 5 गो, लेकिन 1.2 गो होगा, 1.3 गो, ऐसे हो सकता है नहीं। तो लिख लीजिए इतना। अब लिखिए, टॉपिक यहाँ से चेंज है। अब लिखिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के विशेषता, नहीं टॉपिक है नया, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के विशेषता। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की विशेषता कहने का मतलब कि अपना क्वांटम सिद्धांत दिए ना, तो इससे क्या क्या फायदा हुआ दुनिया को, या किसका व्याख्या करने में सफलता, इसके सहायता से। तो लिखिए नंबर 1, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा, क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना संभव है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना संभव है, संभव है। कहने का मतलब है ना कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के सहायता से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो नियम है ना, तो उस नियम का व्याख्या इसके सहायता से कर सकते हैं। दूसरा नंबर लिखिए, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करना संभव है, व्याख्या करना संभव है। अब दिमाग में आ रहा है क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है, तो ये आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताने से पहले बहुत सारा बात बताना जरूरी है। चलिए, ये तो हो गया इनका विशेषता। इनका और कुछ दोष भी रहा है, क्योंकि प्रत्येक नियम का कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है। अब टॉपिक लिखिए, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के दोष। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के दोष। देखिए, जैसे कोई भी नियम के दोष कब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई नियम दिए और वो नियम कुछ जगह लागू हो रहा है और सब जगह लागू, तो जहाँ जहाँ आपका नियम लागू नहीं हो रहा है तो दोष में चला जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका नियम लागू हो जा रहा है वो विशेषता में चला जाएगा, ठीक ना। इनका जो नियम है बहुत सारा बात की व्याख्या नहीं कर पाता है, मतलब इस नियम के द्वारा हम लोग बहुत सारा बात को नहीं समझा पाते हैं, उसके लिए दूसरा सिद्धांत लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर उनका नियम फेल कर जाता है, तो वही सब दोष में आता है इनका। तो डैश देकर लिखिएगा, इसमें नहीं एक ही लिखना है एक लाइन में। इस सिद्धांत के द्वारा बोर्ड पर देखिएगा, व्यतिकरण, इस सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण
हाँ बोर्ड पर इसलिए कहेंगे, देखिए कोमा विवर्तन कोमा ध्रुवन, इस सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इत्यादि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है क्योंकि इन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश ऊर्जा को तरंग माना जाता है। क्योंकि इन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश ऊर्जा को तरंग माना जाता है। तरंग माना जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि तीनों घटना के नाम लिए ना, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन। अब प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना जाता है? कण माना जाता है। अब प्रकाश के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और जबकि प्रकाश को यदि कण माना जाता है तो कण मानने पर ये सब नियम की व्याख्या, जिसमें व्यतिकरण आपको 12th में ही पढ़ना है फिजिक्स में, विवर्तन भी 12th में पढ़ना है, ध्रुवन भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि आगे चल के चैप्टर हो जाता है फिजिक्स में, व्यतिकरण एक अलग चैप्टर है, ध्रुवन अलगे है, और विवर्तन भी अलग अलग चैप्टर होता है फिजिक्स में। व्यतिकरण का मतलब होता है ना कि जब किसी सतह पर एक या एक से अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश पड़ता है ना, या एक से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश है, तो दोनों प्रकाश उसके सतह पर फैल जाता है, जिसके कारण उसका सतह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे साबुन या ऐसे फुलाए होंगे बोर के बुलबुला, तो देखते नहीं चमकता है ना, तो वो व्यतिकरण के कारण ही चमकता है, क्योंकि उसमें थोड़ी रंग होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो प्रकाश एक से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश उसके सतह पर, तो वही बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। तो जब एक से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश से किसी सतह पर फैलते हैं जिसके कारण सतह चमकीला दिखाई देता है, तो उसको व्यतिकरण कहते हैं। अब विवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जैसे यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर कोई हमको छोटा वस्तु आगे आ गया, तो हम लोग साइड से मुड़ कर क्या होते हैं? चल जाते हैं। तो साइड से मुड़ करके जाने वाली जो घटना होता है प्रकाश का ना, तो वही घटना जैसे प्रकाश ऐसे जा रहा है, लेकिन जब प्रकाश के रास्ते में कोई बहुत छोटा सूक्ष्म अपारदर्शी कण आ जाता है, तब प्रकाश सीधी रेखा में ना जा करके और उसके साइड से मुड़ करके चला जाता है, तो यही घटना कहलाता है विवर्तन। जैसे हम लोग तो करवे करते हैं, जैसे राह पर चल रहे हैं, अचानक कोई साइकिल वाला आ गया चाहे बाइक आ गया, तो हम साइड से मुड़ करके, अब मान लीजिए कि आगे आ जाए चाइना के दीवार, तब तो एक उपाय है कि अब कितने जाएंगे रास्ता खोजे, साइड से दीवार पर रस्सी फेंक के अब खाने पड़ेगा वैसे सिचुएशन में। तो छोटे वस्तुओं के लिए नियम लागू होता है कि साइड से मुड़ करके प्रकाश चला जाता है। ध्रुवन जो होता है ना, तो ध्रुवन भी आप देखे हैं, जैसे कि गाड़ी उड़ी देखिएगा ना, तो ऑटो में देखिएगा शीशा के ऊपर ऐसे कोई चिमकी के परत साटा रहता है, जिससे कितना तेज प्रकाश आता है ना तो धुंधला हो जाता है, तो ध्रुवन के कारण होता है। हाँ, वो ध्रुवन के कारण होता है। तो वही प्रकाश की तीव्रता को कम करने की जो प्रक्रिया है ना, वही आपका क्या कहलाता है? हम लोग चश्मा में भी इसका उपयोग करते हैं। नहीं, हम लोग चश्मा पहन लेते हैं तो लगता है कि दम मौसम जो है, मतलब कि नहीं लगता है कि बादल टाइप का लगता है कि धूपा नहीं है, तो एक्चुअल में जो प्रकाश क्या आता है ना उसमें, तो उसका ध्रुवन हो जाता है। ध्रुवन होने से उसका तीव्रता, तो वही ध्रुवन के एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ये तीनों घटना के व्याख्या में प्रकाश को कण मान के नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना गया? तो ये सब नियम की व्याख्या उसके द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग मानना पड़ता है, ठीक ना।
तो प्रकाश के बारे में दो गो सिद्धांत आप पढ़े होंगे, एगो प्रकाश के तरंग सिद्धांत है और एगो प्रकाश के कणिका सिद्धांत। कि प्रकाश कण भी होता है और वो तरंग भी होता है। आई दोनों के कंबाइन कर दिए थे एगो वैज्ञानिक कि प्रकाश तरंग, जैसे एगो वैज्ञानिक कहेंगे हाइगेंस कहे ना कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और न्यूटन कहे ना कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, न्यूटन। एगो आए आपका कौन अल्बर्ट आइंस्टीन, तो वो कहे ना कि नहीं प्रकाश तरंग के भी काम करता है और कण का भी काम करता है। जब किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है या किसी वस्तु में अवशोषित होता है तो वो कण की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब किसी माध्यम में गति करते रहता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो ये दोनों के नियमों के खाली क्या कर दिए, जोड़ दिए। न्यूटन कहे थे कि कौन होता है और वो कहे थे हाइगेंस कहे थे, आप दोनों के ही जोड़ दिए। तो इनकर एगो हो गया प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत, इनकर अलग हो गया, दोनों को मिलाकर। तो ये सब पढ़ना है एकरा में। इतना लिख लिए ना कि प्रकाश ऊर्जा को तरंग माना जाता है। अब लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, नया टॉपिक यहाँ से, दोष खत्म हो गया इसका। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश को फोटो भी कहते हैं, पता है कि नहीं? तभी ना हम लोग फोटो अच्छा खिंचाता है तो अंधेरिया में कि लाइट में, तो वही लाइट का है, दूसरा नाम फोटो होता है। तो वहाँ लाइट आखिर जलता है ना खींचने के बाद। प्रकाश विद्युत प्रभाव, किनको याद है प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा? ऐसे एक बार बताए थे, नहीं याद है? बताए थे ना कि जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, तो उसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और ये जरूरी नहीं कि सब धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि सब धातु का गुण अलग अलग होता है और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का बंधन मजबूत किसी में होता है, किसी में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का बंधन मजबूत होता है आपका प्लेटिनम में, सबसे ज़्यादा, उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं होता है। और सबसे कम होता है सीजियम में, सीजियम धातु में सबसे जल्दी उत्सर्जन होगा सीजियम से और सबसे लेट से उत्सर्जन होगा, बाकी धातु इन दोनों के बीच में आता है। तो लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश, उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होती है, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है। जिस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा धातु के सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को, तथा धातु के सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तथा धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या
फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो, हाँ, क्योंकि प्रकाश को अंग्रेजी में फोटो कहते हैं ना। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं फोटो, मोटो नहीं। तथा इस इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह से उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब एगो देखिए, एगो शब्द है इसमें कि उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश। कहने का मतलब है ना बालक कि आप कोई भी प्रकाश धातु की सतह पर डाल दीजिएगा और कहिए एक बार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। मतलब कि प्रत्येक प्रकाश के पास एक आवृत्ति होता है और आवृत्ति के कारण उसके पास एनर्जी होता है। क्योंकि बताए हैं कि एनर्जी जो है समानुपाती होता है आवृत्ति के। तो मतलब उस आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाए जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव हो, इसीलिए उपयुक्त आवृत्ति बोला गया है, जिससे निकल सके जिस प्रकाश से। ये नहीं कि टॉर्च वाला डाल दीजिए कोई सर नहीं निकल रहा है, तब नहीं होगा उसमें। हाँ, जिसे संभव होता है उसी को उपयुक्त बोला जाता है। और सबसे ही आपका होता है सब, जैसे गामा हो गया, आपका एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, इस सबसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। आप लोग सब जगह बराबर बना लीजिएगा। प्रकाश किस रूप में चलता है? यहाँ तो फोटोन के रूप में है। धातु सतह प्रकाश पड़ने से इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। जैसे हम अभी प्लांक के नियम के अनुसार पढ़ रहे हैं सब कुछ। अभी तरंग के नियम में नहीं पढ़ना है आपको 11 क्लास में। तरंग के नियम 12 क्लास में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। जल्दी से उतारिए, आप तनी बात मत कीजिए। बना लिए डायग्राम। ई है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए समझिए, धातु के सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो। और जब वही इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर के लगातार प्रवाहित होता है तो किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। लेकिन यह किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन है ना। और वो किसी चालक से प्रवाहित होगा जिसके कारण उस चालक में धारा की
उत्पत्ति हो गई, तब उस धारा को कहते हैं प्रकाश विद्युत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई प्रकाश के कारण, और उसका प्रवाह किसी चालक से होगा तो उसमें धारा की उत्पत्ति होगा, इसीलिए उस धारा का नाम रख दिया गया प्रकाश विद्युत धारा। तो चलिए अब टॉपिक लिखिएगा, तो फिर कुछ समय के बाद उत्सर्जन होना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रकाश, देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है, आवेशित कण तभी गतिशील होते हैं जब उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलता है, जैसे उसका एनर्जी खत्म तो गति अपना करना बंद कर देता है, ठीक ना। तो जैसे एनर्जी इसको मिलना कैसी बंद हो जाएगा तो वो अपना गति क्या कर देगा, तो उसी के बारे में नियम लिखवाने वाले हैं कि कैसे उत्सर्जित होता है ओकरा से। तो लिखिए टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए पहला क्या है कि प्रत्येक धातु के सतह से हर प्रकार के प्रकाश की आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव, उसके लिए प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश का आवृत्ति अलग अलग होता है, जो उस पर डाल करके देखा गया है कि हाँ इस इतना आवृत्ति के प्रकाश को इस पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, वो आवृत्ति है 2 × 10⁸ हर्ट्ज, और उसको किसी धातु पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो जाता है। लेकिन 2 × 10⁸ हर्ट्ज से कम आवृत्ति के प्रकाश डालते हैं तो ओकरा से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन संभव नहीं होता है, तो वो उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त उसी के लिए, उसी को माना जाता है जिसके पढ़ने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो ये भी होता होगा कि वो किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को सह भी लेता होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कहे कि नहीं निकालेंगे, 2 थापर तैयो नहीं निकाला, 4 थापर तैयो नहीं निकाला, ओकर मतलब सहे के भी क्षमता है, 5 थापर मारे तो निकाल दिया, तो एक कि 5 थापर ओकर कैपेसिटी। तो वैसे मान लीजिए कि कोई सह रहा है 100 हर्ट्ज सह जा रहा है, 101 हर्ट्ज डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, तो जितना ओकर सहे कैपेसिटी होता है ना, ओकरा से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश दीजिएगा तब जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो जितना आवृत्ति को सह लेता है ना, तो उस आवृत्ति का एगो नाम रख दिया गया है देहली आवृत्ति। जितना आवृत्ति को सह लेगा बिना इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए हुए जितना आवृत्ति के प्रकाश को सह लेता है, उस आवृत्ति को कहा जाता है देहली। इसलिए जब भी किसी धातु के सतह से प्रकाश का उत्सर्जन करवाना होता है तो उसके देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश को उस पर डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 5 थापर सह लेता है तो 6 थापर मारे पड़ेगा ना, तो वही लिखना है। लिखिए तो पहला नंबर, फोटो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से तभी निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से तभी निकलते हैं जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ब्रैकेट में नू लिखिएगा, ठीक ना, ब्रैकेट में नू, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से अधिक होती है, एक निश्चित मान से अधिक होती है, एक निश्चित मान से अधिक होती है, तो इस निश्चित मान की आवृत्ति को,
देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, इसका अंग्रेजिया लिखिएगा, बड़ा काम की चीज है, अंग्रेजी में पूछता है ये। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप ब्रैकेट में जानते हैं, इसके बगल में लिख लीजिएगा नू नोट लिख लीजिएगा, ठीक ना। देहली आवृत्ति को नू नोट से करता है, तो तनी मिला लीजिएगा। इस निश्चित मान की आवृत्ति को देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, आप ब्रैकेटवा में नू नोट हाँ कहते हैं। नू के नीचे 0 है तो उसी को नू नोट पढ़ते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं जो धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है ना कि जो देहली आवृत्ति होता है ना, वो सब अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा देहली आवृत्ति का मान किसका होता है? प्लेटिनम का। सबसे कम सीजियम, ठीक ना। सीजियम का कम है, प्लेटिनम का ज्यादा है। कभी कभी जानते हैं क्या करता है, जिसे हम लोग पढ़े देहली आवृत्ति, एग्जामवा में ऐसे पूछता है कि थ्रेशोल्ड आवृत्ति किसे कहते हैं, तो लड़कन होता है कंफ्यूज कि थ्रेशोल्ड आवृत्ति कौन सी है। तो कुछ किया है, अंग्रेजी के क्या लिख दिया है, हिंदी में, तो नया लगे लगता है, और जबकि है वही देहली आवृत्ति। यही चलते आपको दोनों बता देते हैं कि जैसे पूछेगा वैसे बना देना, ठीक ना। तो चलिए देहली आवृत्ति लिख के डाल दीजिए, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरा गुण पढ़ेंगे। देहली आवृत्ति हाँ अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। देहली आवृत्ति क्या होता है कि कोई भी धातु जितना आवृत्ति के प्रकाश को सहन कर लेगा, वही प्रकाश की आवृत्ति उस धातु का देहली आवृत्ति कहलाएगा। इसलिए जब भी उत्सर्जन कराना हो तो देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश दीजिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो लिखिए कि कोई भी धातु की सतह, कोई भी धातु की सतह जितने आवृत्ति के प्रकाश को सहन कर सकती है, कोई भी धातु की सतह जितने आवृत्ति के प्रकाश को सहन कर सकती है, उसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। देहली आवृत्ति को नू नोट से सूचित करते हैं। देहली आवृत्ति को नू नोट से सूचित करते हैं। नू नोट से सूचित करते हैं। हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। When I wake up